हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो अब तक जो है हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो सेकंड सेमेस्टर है कैलकुलस पेपर, उसके ईयरली स्कीम के 2022 2023 के पेपर देख लिए थे और 2024 का एनईपी स्कीम का पेपर अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने पैटर्न बता रखा है और किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। साथ के साथ हो सकता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट मिले, तो वो हम ऑलरेडी अगर वहाँ कवर कर चुके हैं तो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज जो है हम शुरुआत करते हैं 2025 का जो कैलकुलस का पेपर है उसको। तो लास्ट जो हमारा था 2024 का, उसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि वहाँ पर कैलकुलस प्लस वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन थे, क्योंकि शुरुआती जो सिलेबस था एनईपी का उसमें ये दोनों आपके मेंशन थे, लेकिन बाद में वेक्टर कैलकुलस को हटा दिया गया। अब केवल जो है इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस का ही पार्ट है। तो शुरुआत करते हैं हम पेपर के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर जो है आपका हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से। पार्ट ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट द कोसी रिमाइंडर फॉर्म ऑफ द टेलर्स थ्योरम, यानी कि टेलर प्रमेय का कोसी शेष रूप लिखिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो आपका यदि फंक्शन जो है एफ एक्स किसी क्लोज इंटरवल समवर्त अंतराल में, समवर्त अंतराल लिख देते हैं हम, ए से लेके ए प्लस एच में परिभाषित है तथा टेलर प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है तो हम पूरा नहीं लिखेंगे। प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो इस प्रकार से जो फंक्शन है उसको हम इस प्रकार से a प्लस एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या होगा एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, इस प्रकार से प्लस एच की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन माइनस वन ए, प्लस ये जो रिमाइंडर टर्म है वो आएगा एच की पावर एन एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच, जहाँ पर जो थीटा है वो एक संख्या है 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये आपका कोसी का शेषफल रूप है और ये जो टर्म है वो आपका क्या कहलाती है, कोसी का शेषफल कहलाती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ मैक्लेरियंस थ्योरम, यानी कि मैक्लॉरिन प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखते हैं हम। तो मैक्लेरियन प्रमेय में क्या होता है कि यदि फलन एफ एक्स जो है किसी समवर्त अंतराल 0 से x में क्या है, परिभाषित है, तथा फर्स्ट कंडीशन आपकी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो फंक्शन है एफ एक्स के एन माइनस वन कोटि के सभी अवकलज, ठीक है, ये क्या होने चाहिए, अंतराल 0, x में संतत होने चाहिए। 0, x में कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद में सेम चीज़ एफ एक्स के एन माइनस वन कोटि के सभी अवकलज, जो डेरिवेटिव्स है वो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं, में विद्यमान है, और एक कोई नंबर है आपका p बिलोंग्स टू p, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, तब p बिलोंग्स टू n के लिए जो फंक्शन है एफ एक्स उसको निम्न प्रकार से एक्सपेंड किया जा सकता है। एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ज़ीरो प्लस एच एक्स एफ डैश जीरो,
एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एंड सो ऑन एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन एफ n माइनस वन, यानी कि n माइनस वन वा डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो प्लस एक्स की पावर n अपॉन ये वन माइनस थीटा की पावर n माइनस पी डिवाइडेड बाई पी n माइनस वन फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव थीटा एक्स, जहाँ थीटा वही आपका ज़ीरो से वन के बीच में है, जहाँ जीरो इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन वन। यहाँ पर आप n कोटि मेंशन कर लीजिए कि n कोटि के सभी अवकलज जो है ना विद्यमान है। तो डेरिवेटिव तो n कोटि के एग्जिस्ट करेंगे और n माइनस वन कोटि के जो डेरिवेटिव है वो क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि यदि फलन f(x) जो है समृत अंतराल 0 से x में परिभाषित है तथा f(x) के n माइनस वन कोटि के जो डेरिवेटिव है इस अंतराल में कॉन्टिन्यूस है और n कोटि के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं 0 to x में, तब आपका किसी p बिलोंग्स टू n, किसी पूर्णांक संख्या p के लिए फंक्शन f(x) को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर टर्म, शेषफल पद। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है कैलकुलेट ds अपॉन डी आर। ये जो वक्र आपको दे रखा है इसके लिए हमें ds अपॉन डी आर लिखना है। तो ये वक्र ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ यहाँ पे r इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा कॉट एल्फा। इसके लिए हमें निकालना है ds अपॉन डी आर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको जो वक्र दे रखा है, दिया गया वक्र ये दे रखा है r इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा कोट एल्फा। इसको इक्वेशन नंबर वन मार्क कर लेते हैं। इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा का ई टू द पावर थीटा कोट अल्फा, और थीटा का जो गुणांक होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये हमारा हो गया डी आर अपॉन डी थीटा। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके बारे में बात करते हैं, डी एस अपॉन डी आर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं हम, ये होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ डिवाइड बाई डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए, एक काम करते हैं हम, चलो पहले लिख लेते हैं अब। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा ई टू द पावर 2 थीटा कोट एल्फा। ये मैंने डिवाइड में इस प्रकार से लिख दिया है। अब इसको थोड़ा नीचे ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा ई टू द पावर 2 थीटा कोट एल्फा। तो यहाँ से आर स्क्वायर की जगह, ये तो आर स्क्वायर रहने देते हैं, चलो आर इक्वल टू क्या है, ए ई टू द पावर थीटा कोट एल्फा। तो ये ए स्क्वायर और ये जो पूरा है इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से हम आर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं और 1 अपॉन कोट आपका क्या होता है, टेन एल्फा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एल्फा, और रूट करेंगे तो सेक एल्फा। तो डी एस अपॉन डी आर जो है उसका मान आ गया आपका सेक एल्फा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस साई ऑन द कर्व एस इक्वल टू ए लॉग सेक साई प्लस टेन साई। तो ये जो वक्र आपको दे रखा है एस की फॉर्म में, इसके किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें जो वक्र दे रखा है उसको लिख लेते हैं, दिया गया वक्र, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व एस इज इक्वल टू ए लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या। तो साई की फॉर्म में वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो होती है रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। ठीक है, एस का साई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ए लॉग का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन में आता है, तो 1 अपॉन सेक साई प्लस टेन साई। सेक का अवकलन करेंगे और फिर टेन का अवकलन करेंगे। तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो साई है तो साई लिख दिया, और टेन का होता है आपका सेक स्क्वायर साई। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा,
ए, सेक साई इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, टेन साई प्लस सेक साई डिवाइडेड बाई सेक साई प्लस टेन साई। तो ये जो ब्रैकेट के जो दोनों है वो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, रो इक्वल टू ए सेक साई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ई है, स्टेट द यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि समघात फंक्शन के लिए आयलर प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखते हैं इस ई क्वेश्चन को। तो यदि आपका फंक्शन, यदि एफ ऑफ एक्स जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लिख लेते हैं इसको, जेड इज इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपका एन घात का समघात फलन है, एन घात का समघात फलन है। तो क्या होती है कंडीशन आयलर प्रमेय के लिए, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू एफ, ये आपकी क्या होती है, समघात प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, फाइंड द असमटोट ऑफ द कर्व। ये एक वक्र का समीकरण दे रखा है, इसकी हमें अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, लेकिन कौन से मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर एफ को। तो दिया गया वक्र का समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण में दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस टू वाई प्लस वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हम निरीक्षण विधि उपयोग करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए निरीक्षण विधि में कि ये टर्म जो है, पहला टर्म वो होना चाहिए n डिग्री का, और उसके नेक्स्ट टर्म होना चाहिए n-2 डिग्री का, यानी कि n-1 डिग्री का टर्म इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला टर्म 3 डिग्री का है, दूसरा 1 का है, तो निरीक्षण विधि यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये पहले से फैक्टर दे रखा है प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब निरीक्षण विधि से अनंत स्पर्शी याद करेंगे, तो निरीक्षण विधि से वक्र की निम्न अनंत स्पर्शियां प्राप्त होती है, निम्न अनंत स्पर्शियां प्राप्त होती है। कौन कौन सी अनंत स्पर्शियां, हर एक फैक्टर को आप क्या रख लो, ज़ीरो रख लो। तो x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो पहली अनंत स्पर्शी, x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो दूसरी अनंत स्पर्शी, और x प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी तीसरी अनंत स्पर्शी। तो ये सारे के सारे आपकी क्या होंगी, असिम्पटोट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, निरीक्षण विधि में जो फैक्टर होते हैं बस उनको जीरो रख देना है, केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है, और ये क्या मिल जाएगी आपको, अनंत स्पर्शियाँ। मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पहला फैक्टर जो है आपका, जैसे यहाँ पर 3 घात का है तो नेक्स्ट जो है 1 घात का होना चाहिए, 2 घात का इसमें पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, डिफाइन द बीटा फंक्शन, यानी कि बीटा फलन को परिभाषित कीजिए। तो देखते हैं बीटा फंक्शन को। तो यदि m पॉजिटिव है तथा n आपका पॉजिटिव है, यहाँ m और n रियल नंबर है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका रियल पार्ट धनात्मक होना चाहिए, तब बीटा फलन, जिसको हम बीटा m कोमा n से लिखते हैं, निम्न प्रकार परिभाषित होता है, निम्न प्रकार परिभाषित होता है। किस प्रकार से बीटा फलन को परिभाषित करते हैं, तो ये एक इंटीग्रल होता है, जो उसकी जो लिमिट होती है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 होती है, और इंटीग्रल इस प्रकार का होता है x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1। ये जो इंटीग्रल होता है इसी को हम कहते हैं बीटा फंक्शन। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल है, जैसे जैसे हम m और n का मान चेंज करते जाएंगे हमें अलग अलग फंक्शन मिलते जाएंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच है, इवेल्युएट द इंटीग्रल। ये आपको एक डबल इंटीग्रल दे रखा है, 0 से a और 0 से रूट। ठीक है, ये क्लियर नहीं है ये पेपर में, तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ थोड़ा छोटा करके। तो ये मैंने अलग से लिख लिया है, इस समाकल का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर एच। तो इंटीग्रल दे रखा है 0 से लेके रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो पहले हमें इंटीग्रेशन करना है वाई के सापेक्ष, क्योंकि हम इंटीग्रेशन मूव करते हैं राइट से लेफ्ट में। तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट रख देंगे वाई की 0 से लेके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 में बाहर ले लेता हूँ, 0 से एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह 0 रखेंगे तो लिमिट 0। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो बस अब सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4, 0 से ए। लिमिट रखेंगे तो जब ए रखेंगे ए की पावर 4/3 माइनस ए की पावर 4/4, और 0 रखेंगे तो 0। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 4/24। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? एलसीएम लिया 12, ये हो गया 4 ए की पावर 4 माइनस 3 ए की पावर 4, यानी कि ए की पावर 4/12, ये इनसाइड वैल्यू आ गई जो कि ब्रैकेट के अंदर है, और 1/2 और है तो ये हो गया 24। ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई आपको दे रखा है, राइट द इंटीग्रल फॉर्मूला टू फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क इन पोलर फॉर्म, यानी कि ध्रुवीय रूप में चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए समाकलन का सूत्र लिखिए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिखते हैं पोलर फॉर्म में। तो अगर आपको ध्रुवीय वक्र दे रखा है, ध्रुवीय वक्र किस फॉर्म में, आर इक्वल टू एफ थीटा के किसी बिंदु थीटा इज इक्वल टू एल्फा से थीटा इज इक्वल टू बीटा के मध्य की चाप लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो किसके बराबर होगी, वो इस इंटीग्रेशन से दिया जाता है। इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और समाकलन होता है थीटा के सापेक्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जे, राइट द इंटीग्रल फॉर्मूला टू फाइंड कॉमन एरिया बिटवीन टू कार्टेशियन कर्व, यानी कि दो कार्तीय वक्रों के बीच उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो समाकलन का जो सूत्र होता है वो हमें लिखना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यदि वक्र आपके पास दो दे रखे हैं, y इक्वल टू f1x तथा y इक्वल टू gx, ठीक है। यदि वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट का जो भुज होता है, यानी कि एक्स ऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, एक्स कोऑर्डिनेट ये लिखते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है आपका, एक्स इज इक्वल टू ए तथा एक्स इज इक्वल टू बी हो, तो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल जो कॉमन एरिया होगा वो किससे दिया जाता है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जहाँ एफ ऑफ एक्स आपका ऊपर वाला जो वक्र है वो होगा इस प्रकार से। अगर मैं इसको डायग्राम बना के यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो जैसे ये मेरे पास कार्टेशियन एक्सिस हो गया, ये आपके पास दो कर्व है, ठीक है। तो ये वाला कर्व आपका है जी एक्स और ये वाला कर्व है आपका एफ एक्स। इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, ए एंड बी। तो ये जो कॉमन जो रीजन आपको दिया गया है, इसका एरिया इस इंटीग्रल से दिया जाता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से किसी भी दो वक्रों के बीच का जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो पार्ट बी से है, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी ईयरली स्कीम यानी कि एनुअल स्कीम में कवर कर चुके हैं, जो कि 2023 एनुअल स्कीम में ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। log 1 + x का पावर सीरीज एक्सपेंशन, घात श्रेणी प्रसार। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स
वेयर ए प्लस बी इक्वल टू सी, वेयर सी बीइंग ए कांस्टेंट। यानी कि ये जो दीर्घवृत्तों का जो कुल है उसका एनवेलोप ज्ञात करना है, जबकि ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, सी। सी आपका कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी एनुअल स्कीम में कवर कर चुके हैं, बट ये आपका 2020 में जो एनुअल स्कीम था उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। ये आपको एक वक्र दे रखा है, इसकी हमें ज्ञात करनी है अनंत स्पर्शियां एसिम्पटोट। तो ये भी आपका 2022 के एनुअल स्कीम में पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रल। निम्न समाकल में समाकलन का क्रम परिवर्तन कीजिए। तो ये आपको एक इंटीग्रल दे रखा है, इसका हमें ऑर्डर चेंज करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं पार्ट बी से। तो आपको इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रल दे रखा है, दिया गया समाकल, ये आपको दे रखा है डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। वाई की जो लिमिट है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए से लेके 2a माइनस एक्स तक, और x की लिमिट है 0 से लेके a तक। इसका हमें करना है समाकलन का क्रम परिवर्तन। तो पहले तो समाकलन का हम क्षेत्र लिख देते हैं। तो समाकल का जो क्षेत्र है क्या हो जाएगा, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए से लेके 2a माइनस एक्स तक, और x की लिमिट है 0 से लेके a तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समाकलन के क्षेत्र को ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। तो इनको ड्रॉ करते हैं समाकलन के क्षेत्र को। ऑल राइट, तो आपके पास दो वक्र दे रखे हैं। पहला वक्र है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए, जो कि क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है, और इस किस एक्सिस पे बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये आपका एक पैराबोला का इक्वेशन हो गया। तो हम इस प्रकार से पैराबोला की शेप में दे देते, तो इस पे मार्क कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए। दूसरा जो वक्र है वो सरल रेखा का समीकरण है, y इक्वल टू 2a माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, y इक्वल टू 2a माइनस एक्स। तो y इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 2a। तो x इज इक्वल टू 2a पर y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x 0 कब होगा, y इक्वल टू 2a पर। तो ये इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी, जो कि 2a कोमा 2a से पास होगी। तो मैं इस पॉइंट को रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका 2a है, और यहाँ पर भी कितना है, 2a। अब हमें समाकलन का क्षेत्र निकालने के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम समाकलन का क्षेत्र निकाल पाएंगे। तो दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं। वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए तथा y इक्वल टू 2a माइनस एक्स का के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए इस प्रकार से लिखते हैं कि प्रतिच्छेदन बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 2a माइनस एक्स जो है बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब ये एक इक्वेशन बनेगी किस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो x की वैल्यू हो गई माइनस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर 9a स्क्वायर, और 9a स्क्वायर का रूट करेंगे तो 3a। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। तो एक बार में प्लस साइन ले लेता हूँ, और एक बार में माइनस साइन ले लेता हूँ। तो दो हमारे पास एक्स पॉइंट मिले, एक मिला ए और एक मिला यहाँ पर माइनस का 2a। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक ये, तो ये पॉइंट जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहाँ हम ए मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से y भी निकाल लेते हैं, और ये आपका कितना हो जाएगा, -2a। y क्या था, 2a माइनस एक्स। तो यहाँ से y हो जाएगा 2a माइनस एक्स
और y इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स, दोनों वैल्यू के लिए निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू a आ गया और y इक्वल टू कितना हो गया 4a। अतः प्रतिच्छेदन बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जब y x की वैल्यू a रहेगी तो y की वैल्यू भी a रहेगी, जब x की वैल्यू -2a रहेगी तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 4a। ये हमारे पास क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारा a, अब हम बात करते हैं हमारा समाकलन का क्षेत्र। ये तो हमने y ड्रॉ कर दिया। तो x की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके a तक। तो 0 से a तक x की लिमिट है और y की लिमिट कहाँ से जा रही है, इस परवलय से लेके इस सरल रेखा पर। तो हमारे पास ये जो क्षेत्र बन जाएगा समाकलन का, ये वाला रीजन बन जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो है हमें समाकलन का क्रम परिवर्तन करना है। तो हम क्या लेंगे अब, इस प्रकार से एक्स एक्स के समांतर पट्टी लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अगर मैं एक्स एक्स के समांतर लेता हूँ तो ये इस वाई एक्सिस से इस सरल रेखा के ऊपर जाती है और यहाँ से इस वाई एक्सिस से लेके इस वक्र के ऊपर जाती है। तो ये जो समाकलन का जो क्षेत्र है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। इसको मैं मार्किंग करने के लिए इस प्रकार से, तो ये दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि समाकलन का क्रम परिवर्तन के लिए हम एक्स अक्ष के समांतर स्ट्रिप्स पट्टिकाएं लेते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे जो समाकलन का जो क्षेत्र है, समाकलन का क्षेत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट के लिए। तो मार्किंग अगर मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रिप, इसको एक काम करता हूँ नीचे की तरफ बना लेता हूँ वापस से। तो ये इस प्रकार से आपका समाकलन का क्षेत्र है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये आपका ये पैराबोला का पार्ट है। तो ये इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड हो गया, पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकंड। अगर मैं यहाँ पर आपके एक्स एक्स के समांतर पट्टी ड्रॉ करूँ तो ये इस प्रकार से यहाँ पर होगी और एक यहाँ से यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर जो है ये लाइन है y इक्वल टू 2a माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2a माइनस वाई। इस परवलय के ऊपर वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है हमें, वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ए वाई। तो ये हो गया x इक्वल टू रूट ए वाई। ठीक है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये हम समाकलन के क्षेत्र से लिमिट लिख लेते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो क्षेत्र 1 के लिए जो प्रथम क्षेत्र हमने मार्क किया है उसके लिए x की लिमिट कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी और ख़त्म कहाँ पे होगी 2a माइनस वाई तक। और y की लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, y की लिमिट होगी यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट है आपका a, तो ये y की लिमिट a से स्टार्ट होगी और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a। तो a से लेके 2a जो हमने बनाया था शुरुआत में, यहाँ देखो y की लिमिट यहाँ पर a है और यहाँ पर कितनी है 2a। तो ये हमारा हो गया प्रथम क्षेत्र के लिए। इसी प्रकार से हम द्वितीय क्षेत्र के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। तो रीज़न नंबर सेकंड के लिए जो आपके x की वैल्यू होगी वो 0 से शुरू होगी लेकिन ख़त्म होगी रूट ए वाई तक, यहाँ पर मैंने, ठीक है। और y की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके a तक होगी, क्योंकि इस बार y यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा a तक। तो ये हमारे पास जो समाकलन का क्षेत्र है वो दो भागों में विभाजित हो गया। तो अब हम समाकलन का क्रम परिवर्तन कर देंगे। अतः समाकलन का क्रम परिवर्तन होने के पश्चात
निम्न समाकल प्राप्त होता है। तो जो पहले इंटीग्रल था उसको लिख लेते हैं। पहले इंटीग्रल ये था हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए से 2a माइनस एक्स तक थी और एक्स की वैल्यू 0 से a तक। अब ये प्रथम क्षेत्र में लिख देंगे इसको और समाकलन का क्रम परिवर्तन कर दिया तो ये हो गया डी वाई डी एक्स। एक्स की लिमिट क्या है पहले क्षेत्र के लिए 0 से लेके 2a माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 0 टू 2a माइनस वाई और y की लिमिट a से 2a। क्षेत्र दो भागों में है तो इंटीग्रेशन को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस दूसरा इंटीग्रल हमारा एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। इस बार जो आपका x की वैल्यू है 0 से लेके रूट ए वाई तक है और y की वैल्यू 0 से a तक है। इस प्रकार से हमारा समाकलन का क्या हो गया, क्रम परिवर्तन हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पार्ट नंबर सी से है। पार्ट नंबर सी का पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट आर कोमा थीटा ऑन द कर्व आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा मैक्स एन एंगल 3 थीटा विद द इनिशियल लाइन। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो वक्र है इसके किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है प्रारंभिक रेखा से 3 थीटा कोण बनाती है। यानी कि हमें स्पर्श रेखा और प्रारंभिक रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं वक्र। दिया गया वक्र, क्या वक्र आपको दे रखा है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म में वक्र दे रखा है तो इसके लिए हम निकालते हैं फाई, ठीक है, और फिर हमें जो कैलकुलेट करना है वो है साई। तो सबसे पहले फाई निकालेंगे। फाई यानी कि टेन फाई का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करने के लिए हमें आर का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो समीकरण 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का 2r डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन का हो जाएगा कोस 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। आर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब हम फाई कैलकुलेट करते हैं। तो फाई कैलकुलेट के लिए क्या लिखते हैं, यदि ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा टेंजेंट जो है के बीच का कोण फाई है तो टेन फाई का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं आर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ आर बाई डी आर ओवर डी थीटा, ठीक है। दोनों पक्षों को मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डी आर बाई डी थीटा। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आर स्क्वायर को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, अभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता हूँ, और आर डी आर अपॉन डी थीटा समीकरण नंबर 2 से ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब कैंसिल करने के लिए हम आर स्क्वायर की वैल्यू भी रख देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये हमने वैल्यू रखी है 1 से और ऊपर जो वैल्यू रखी है वो रखी है 2 से। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन 2 थीटा। ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई टेन फाई की। दोनों तरफ अगर मैं टेन इनवर्स ले लूँ तो मेरे पास फाई आ जाएगा 2 थीटा। ये मेरे पास आ गई फाई की वैल्यू। अब मुझे निकालना है साई। तो कैसे निकालते हैं साई को, तो एक रिलेशन होता है हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिखते हैं यदि स्पर्श रेखा तथा आरंभिक रेखा के मध्य कोण क्या हो साई है तो ये रिलेशन होता है साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। और हमारे पास फाई की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 2 थीटा, तो हमारा साई हो जाएगा 3 थीटा और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको हम लिख देंगे अतः दिए गए
वक्र की जो टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा, वो आरंभिक रेखा इनिशियल लाइन के साथ कितना कोण बनाती है? 3 थीटा कोण बनाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका ऑप्शनल पार्ट है। इफ सी एक्स एंड सी वाई आर द chords ऑफ curvature पैरेलल टू द एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू ए ई टू द पावर, ये आपको दे रखा है x अपॉन ए। इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार। तो ये जो वक्र है हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये है y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर x अपॉन ए, और हमें सिद्ध करना है 1/cx² प्लस 1/cy² इक्वल टू 1/2ac(x), ये हमें सिद्ध करना है। तो एक तरीके से ये आपको कर्व दे रखा है, इसके किसी बिंदु पर अक्षों के समांतर यानी कि x अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई cx है और y अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई cy है। तो हमें ये रिलेशन जो है वो प्रूफ करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें जो वक्र दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। दिए गए वक्र का समीकरण, ये हमें दे रखा है y इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर x अपॉन ए। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 1। ठीक है, तो अब हमें वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे अवकलन करने पर। तो dy अपॉन डी एक्स मिल गया हमें a ई टू द पावर का, ई टू द पावर और x का गुणांक जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा ई टू द पावर x अपॉन ए। तो ये हम इसको इस प्रकार से मार्क कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर पाए। इसी प्रकार इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1/a ई टू द पावर x अपॉन ए। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे किसी बिंदु P x, y पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये फॉर्मूले में हमें काम में आएगा। तो रो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपका वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। तो 1 प्लस dy/dx क्या है? ई टू द पावर ax का स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1/a ई टू द पावर x अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये a ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x अपॉन ए। ये हमारे पास रो का फॉर्मूला आ गया। इसको हम इक्वेशन मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक काम करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है अक्षों के समांतर वक्रता जीवा का वो इस प्रकार से होता है 2 रो साइन साई एंड 2 रो कोस साई। तो हमें ये साइन साई और कोस साई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो किस प्रकार से करेंगे हम? तो हमें ये चीज़ जानते हैं कि जो dy अपॉन डी एक्स होता है वो किसके बराबर होता है? tan साई के बराबर। तो tan साई हमारा क्या हो जाएगा? ई टू द पावर x अपॉन ए। अब इसकी सहायता से हम साइन और कोस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ से साइन, अतः साइन साई, अगर आप बात करेंगे इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के टर्म में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? tan होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस, इस प्रकार से होता है। तो L की वैल्यू हो गई ई टू द पावर x अपॉन ए, और आधार हम इसका जो बेस है आधार वो हम मान लेते हैं 1। तो हमें कर्ण k की वैल्यू जो हाइपोटेनस है वो कितना मिल जाएगा? इन दोनों का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो साइन क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तथा कोसाइन साई होता है आपका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस।
तो बस यही सिंपलेस्ट वे है, आप आराम से इसको पहले 10 को कैलकुलेट कर सकते हो कि 10 क्या होता है। उसके बाद में हम यहाँ से दो वैल्यू मिल गई, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके एक तीसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर फॉर्मूला जो होता है साइन के लिए, साइन के फॉर्मूला होता है एल अपॉन के, और कोस का फॉर्मूला होता है आपका ए अपॉन के, जहाँ एल क्या है परपेंडिकुलर की लंबाई, के क्या है हाइपोटेनस की लंबाई, और ए क्या है आपका बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो ये सब आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब हम वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। नाउ एक्स अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, जो कि हमें सी एक्स से दे रखा है, तो सी एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 रो साइन साई। तो 2 रो साइन साई की वैल्यू हमें दे रखी है, ये ई टू द पावर एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए। अब हमें क्या निकालना है, 1 अपॉन निकालना है, तो हम एक काम करते हैं 1 अपॉन सी एक्स निकाल लेते हैं। तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 रो ई टू द पावर x अपॉन ए। अभी हम रो की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट पुट नहीं कर रहे हैं, हमें साथ के साथ स्क्वायर भी चाहिए, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 रो स्क्वायर 4 रो स्क्वायर ई टू द पावर 2x अपॉन ए। इसको इक्वेशन नंबर में दे देता हूँ 3। इसी प्रकार वाई एक्स के समांतर हम लंबाई निकाल लेते हैं, तो इसी प्रकार वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर वक्रता जीवा सी वाई हो जाएगा 2 रो कोस साई। 2 रो कोस साई की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 रो, स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1 अपॉन सी वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए डिवाइडेड बाई 4 रो स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। जो हमें सिद्ध करना है उसमें 1 अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 3 और 4 को ऐड कर देंगे। तो समीकरण 3 व 4 का योग करने पर 1 अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी है हम एक बार के लिए तो लिख लेते हैं इनको, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देन आई एम कॉपिंग इट कि लेट्स राइट इट। तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए डिवाइडेड बाई 4 रो स्क्वायर। तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए डिवाइडेड बाई 4 रो स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन ई टू द पावर 2x अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4 रो स्क्वायर, तो ये यहाँ पर ऊपर सेम टर्म बन जाएगी 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ई टू द पावर 2x अपॉन ए रो स्क्वायर। तो रो स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू रो। अब मुझे जो रिजल्ट चाहिए उसमें एक रो तो आ रहा है, एक रो की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 4 रो ई टू द पावर 2x अपॉन ए 1 अपॉन रो की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 ये दे रखा है, ये हमारे रो की वैल्यू है, हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो कॉपी कर लेता हूँ मैं कि कैलकुलस आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए थोड़ा सा। ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन ए, मैंने जैसे इसको उल्टा किया है, ए 1 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन ए की पावर 3/2। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 3/2, तो ऊपर बच जाएगा पावर 1/2 यानी कि रूट। ठीक है, 4a रो, ये ई टू द पावर एक्स अपॉन ए है, ये है 2x अपॉन ए, तो ये बच जाएगा ई टू द पावर x अपॉन ए। अब हम देखते हैं हमारा रिलेशन सी एक्स के साथ।
तो सी एक्स आपका क्या दे रखा है, 1/cx की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है 1/cx। तो इस जैसी जो टर्म है उसको अलग कर लेंगे। तो ये मैं पहले नीचे लिख देता हूँ, ये आपका 1/cx है, याद रखना इसको। तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 ρ e⁻x/a। तो 1/2a को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा √1 + e⁻2x/a। और 2a कॉमन लिया तो ये बच गया 2 सॉरी ρ e⁻x/a। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cx। तो ये हो गया 1/2a इंटू 1/cx। तो फाइनली जो हमें चाहिए था आई थिंक वो हमें मिल गया है, 1/cx² + 1/cy² इक्वल टू 2ac(x). दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ऑल राइट, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर सेकंड से क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ u इक्वल टू एफ आर वेयर ए आर स्क्वायर इक्वल टू x² + y² देन सो दैट, यानी कि u एक r का फंक्शन दे रखा है तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आपको ये रिलेशन दे रखा है x² + y² इक्वल टू r², जो कि कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में क्या है रिलेशन है। इसका हम एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करने पर आंशिक अवकलन से, तो x² का हो जाएगा 2x, y² का 0 क्योंकि y में x नहीं है, और ये हो जाएगा 2r ∂r/∂x। तो यहाँ से हमें ∂r/∂x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी x/r। ठीक है, इसी को मैं क्या कर दूंगा, इसी प्रकार से सिमिलर मैं लिख देता हूँ। इसी प्रकार जब मैं r का y के सापेक्ष करूँगा तो x² का 0 हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट बचेगा y/r। अब हमें जो दे रखा है वो हम प्रूव करते हैं। तो माना u जो है वो केवल फंक्शन है r का, इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ मैं 2। अब इसका मैं क्या करता हूँ डेरिवेटिव करता हूँ। तो 1 का या 2 का x के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करने पर तो u का अवकलन करेंगे तो ∂u/∂x हो जाएगा। तो इसमें तो x नहीं है लेकिन पहले r है, तो r का क्या हो जाएगा f'(r) और r का अवकलन ∂r/∂x। ∂r/∂x हमें पता है पहले से ही, जो कि क्या है x/r। तो x/r f'(r). इसका फिर से पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर चाहिए हमें। पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो ∂2u का हो जाएगा ∂u/∂x का हो जाएगा ∂2u/∂x²। तो यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है। तो एक एक करके इनका अवकलन करेंगे हम। तो x का अवकलन तो 1 हो गया, तो 1/r f'(r). फिर 1/r का होता है -1/r², और r का करेंगे ∂r/∂x। तो पहले मैं लिख देता हूँ, चलो ∂r/∂x। फिर x/r को ऐसे कैसे रखेंगे, f' का करेंगे तो f ∂r/∂x, और ∂r/∂x की वैल्यू हम रख देते हैं। एक काम करता हूँ मैं f' रखता हूँ केवल, तो कि लिखने में आसानी रहे। ∂r/∂x की जगह मैं रखूँगा x/r। तो ये x/r² और ∂r/∂x हो गया x/r f' प्लस x/r, ये भी हो गया x/r और f'। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x² r क्यूब f' प्लस x² r² f'। ये ∂2u/∂x² हो गया। इसको इक्वेशन नंबर में दे देता हूँ 3। अब मुझे सेम चीज़ करनी है y के सापेक्ष, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है r² इक्वल टू x² प्लस y², ये सम्मित रिजल्ट है, यानी कि जैसी x की टर्म है वैसी की वैसी y की टर्म है, तो अवकलन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम ये लिख सकते हैं इसी प्रकार ∂2u/∂y² में
तो जहाँ पर आपका x है वहाँ लिख देंगे y। बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, रिजल्ट सिमेट्रिक है। अब हमें इन दोनों का योग करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये दे रखा है, तो हम इनका योग कर देंगे। समीकरण 3 व 4 का योग करने पर, तो एडिशन करेंगे तो डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो योग करते हैं, तो ये और ये सेम टर्म है, तो ये हो जाएगा 2f डैश अपॉन आर। यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा एफ डैश अपॉन आर क्यूब। फिर सिमिलरली ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश। लेकिन ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है उनका जो योग है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम रख देंगे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 2f डैश अपॉन आर माइनस एफ डैश अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो एफ डबल डैश को अब की बार वापस से लिख देता हूँ, एफ डबल डैश आर, और ये हो जाएगा एफ डैश आर अपॉन आर, क्योंकि 2 - 1 क्या हो जाता है 1। ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू। और आई थिंक यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यूनिट नंबर सेकंड का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज टू हैव ए गिवन कैपेसिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, रिक्वायर लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। यानी कि एक ऊपर से खुले आयताकार संदूक की दी गई क्षमता है, यानी कि हमें इसकी जो कैपेसिटी है वो गिवन है। ऐसे संदूक की माप ज्ञात कीजिए जिसके निर्माण में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो। तो निर्माण में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम ये मान लेते हैं, माना दिए गए आयताकार जो बॉक्स दे रखा है संदूक की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या है, हम उनको मान लेते हैं एक्स, वाई तथा जेड है। तब हमारा जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, तब ऊपर से खुले संदूक का, ऊपर से खुले हुए संदूक का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2xz प्लस 2yz। ठीक है, तो जो इस प्रकार से आपको संदूक दे रखा है, ये लेंथ x और ये लेंथ एक्स वाई, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एक्स वाई। और सेम पार्ट जो है वो ऊपर का जो ढक्कन होगा उसका भी आएगा, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई होता है, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पर क्या आएगा एक्स वाई। इसी प्रकार हम साइड वाली कोर को देखेंगे, तो जो एक्स वाई जेड है इसी प्रकार से क्या बनेगा वाई जेड। तो ये आमने सामने की भुजाएं होंगी, तो उनका जो एरिया होगा वो डबल हो जाएगा। तो ये आपने पहले एलिमेंट्री स्कूल्स में भी देखा होगा कि किस प्रकार से आप इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अब हमें इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। तो एस इज इक्वल टू आपका एक्स वाई प्लस 2xz प्लस 2yz, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। लेकिन एक कंडीशन हमें दे रखी है, दिया गया है कि जो बॉक्स है, संदूक है का आयतन v क्या है, फिक्स्ड, यानी कि फिक्स वॉल्यूम दे रखा है हमें, जो भी है v बराबर मान लेते हैं, और ये वॉल्यूम क्या होगा एक्स वाई जेड। तो इसकी सहायता से हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा v अपॉन एक्स वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब ये 2 से समीकरण से हम 1 में पुट कर देते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, तो s की जो वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई प्लस 2x, ये हो जाएगा v अपॉन एक्स वाई, वैल्यू पुट कर देते हैं z की जगह, और ये हो जाएगा v अपॉन एक्स वाई। अब इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया 2v अपॉन वाई प्लस 2v अपॉन एक्स। तो ये हमारा जो s होगा
वो दो चरों का फंक्शन हो जाएगा एक्स और वाई का। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। तो फलन एस के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मैक्सिमा एवं मिनिमा के लिए आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी कंडीशन क्या है कि s का x के सापेक्ष डेरिवेटिव 0 होना चाहिए तथा s का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो पहले हम क्या कर लेंगे, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे s का x के सापेक्ष डेरिवेटिव। तो x के सापेक्ष करेंगे, यहाँ से देखो तो y कांस्टेंट रहेगा तो x का 1 हो गया, केवल बचेगा y, और y कांस्टेंट है और v भी कांस्टेंट है तो इसका तो हो गया 0, और ये हो जाएगा -2v/x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई कि y की जो वैल्यू है वो 2v/x² होगी। इसको इक्वेशन नंबर 4 हम दे देंगे। इसी प्रकार s का करेंगे y के सापेक्ष। इसी प्रकार सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो ये हो जाएगा आपका x माइनस, क्योंकि इस बार y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, -2v/y²। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2v/y²। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 5। अब इनको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँ, इसको x² को एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इधर, तो ये मैंने कर दिया x²y। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y(x²), ठीक है, y² या xy² लिखते हैं इसको, xy²। अब ये दोनों इक्वेशन सेम है। समीकरण 4 व 5 से हमें मिल जाएगा x²y जो है वो बराबर हो जाएगा xy² के बराबर। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो ये xy कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो कंडीशन आएगी, या तो xy 0 होगा या फिर x माइनस वाई 0 होगा। क्या xy 0 हो सकता है? नहीं। xy 0 होने का मतलब कि कोई भी जो लेंथ है वो 0 होनी चाहिए, लेकिन लेंथ तो 0 नहीं होगी। हमारे पास गिवन वॉल्यूम का क्या दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, तो कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ से एक ही कंडीशन आएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू वाई। अब इस वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 कहता है कि x² जो है वो 2v के बराबर है। x² y की जगह x रखेंगे, 2v के बराबर है, यानी कि x³ इज इक्वल टू 2v। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 2v की पावर 1/3, और यही आपकी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू। तो ये हमारे पास एक पॉइंट मिल गया जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, इसके लिए r, s और t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ s का x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करते हैं। तो एक बार अवकलन ये है, x के सापेक्ष करेंगे तो ये तो 0 होगा, और ये कितना हो जाएगा, x² का -2, तो ये हो जाएगा 4v/x³। ठीक है, 1/x² का होता है -2/x³, -2 और -2 4 हो जाएगा, तो 4v/x³, 4v/x³। इसका हम x y के सापेक्ष करेंगे, तो जो x के सापेक्ष कर दिया उसका एक बार y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। y के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा 4v/y³। अब हमें निकालना है r, s और t की वैल्यू। तो जो हमारा पास x y की वैल्यू आई है, कितनी आई है, 2y की पावर 1/3, 2v की पावर 1/3 पर r, यानी कि del²r/del(x²), इसकी वैल्यू पॉइंट पर, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं a। इस a पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है 4v/x³। तो 4v/x, x की जगह कहता है 2v की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2v की पावर 1/3, और 3 पावर कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा, 2। s आपका क्या होता है, 1, क्योंकि अगर मैं इसको लिख भी दूँ del²r/del(x)del(y) इस बिंदु a पर, लेकिन s del²r/del(x)del(y) पहले से फिक्स है, जो कि क्या है, 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1,
और टी की वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट पॉइंट ए, और ये हो जाएगी 4v अपॉन 2v यानी कि 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दे रखा है, आर जो है वो पॉजिटिव है और आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है 4 माइनस 1 यानी कि 3, ये भी क्या है आपका पॉजिटिव है। तो अतः बिंदु ए जो कि कितना था 2v की पावर 1/3 कॉमा 2v की पावर 1/3 पर एस का मिनिमम वैल्यू होगा, निम्नलिखित मान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले जो संदूक है उसकी जो माप होगी वो कितनी हो जाएगी, माप ये हो जाएगी 2v की पावर 1/3, यानी कि इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में लिखते हैं। लंबाई इज इक्वल टू 2v की पावर 1/3, चौड़ाई इक्वल टू 2v की पावर 1/3, और ऊंचाई ऊंचाई हमने फंक्शन z में लिखी है, तो z इक्वल टू है v अपॉन एक्स वाई। तो ये हो जाएगा आपका v अपॉन एक्स इंटू वाई, यानी कि 2v की पावर 2/3, यानी कि वही सेम 1/3 हो जाएगा। उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो v 2 की पावर 2/3 और ये v की पावर 2/3, तो ऊपर जाके v की पावर 1/3, नीचे बचेगा 2 की पावर 2/3। तो इसको 2 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1, तो 1/2 2v की पावर 1/3, ये आपकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2v की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई तो समान होगी, लेकिन ऊंचाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई की हाफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 3 से है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द asymptote ऑफ द क्यूबिक कट द कर्व अगेन इन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। यानी कि ये जो त्रिपद वक्र दे रखा है, 3 घात का जो वक्र दे रखा है, उसके जो अनंत स्पर्शी है वक्र को 3 बिंदुओं पर काटते हैं, और वो जो तीनों बिंदु है इस सरल रेखा पर स्थित है। ये हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इस क्वेश्चन में आपको जो वक्र दे रखा है उसको हम लिखते हैं दिए गए वक्र का समीकरण। तो ये आपको वक्र दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x³ माइनस 2y³ प्लस 2x² माइनस xy² प्लस xy माइनस y² प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इसकी हमें अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। तो अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि इसकी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी है या नहीं है। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है, ये x³, इसका जो गुणांक है वो क्या है 1, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से y³ जो y की अधिकतम घात है उसका गुणांक क्या है, कांस्टेंट है। तो चूंकि वक्र के समीकरण में x तथा y की अधिकतम घात के जो गुणांक है वो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, अतः वक्र की अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। वक्रों की अक्षों के समांतर कोई एसिम्टोट अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो अक्षों के समांतर नहीं होगी तो सारी अनंत स्पर्शियाँ जो होंगी वो y इक्वल टू mx प्लस c प्रकार की होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, ऑब्लिक असमटोट्स निकालने हैं y इक्वल टू mx प्लस c प्रकार के। तो हमें m और c का मान निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हमारे फंक्शन बनाएंगे। तो ये जो है ये आपका 3 घात का पद दे रखा है, क्योंकि यहाँ 3 3 2 + 1 3 और 1 + 2 3, तो ये आपका 3 घात का पद है, ये आपके 2 घात का पद है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि यहाँ पर
फाई थ्री जो 3 घात का पद है उसमें x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह m रखेंगे। तो ये है पद, यहाँ x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस y की जगह m रखेंगे 2m³ प्लस 2m माइनस m स्क्वायर। ठीक है, फाई 2m, फाई 2m क्या है, जो 2 घात का पद है ये वाला पद, इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे और y इक्वल टू m रखेंगे। इसके साथ साथ हमें फाई 3 डैश की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो फाई 3 डैश यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -6m² प्लस 2 माइनस 2m। तो ये सब हमने कैलकुलेट कर दिए, इसको इक्वेशन नंबर हम कंबाइंड रूप से दे देते हैं 2। क्लियर है। अब हम ज्ञात करेंगे असिम्पटोट्स। तो नाउ फाई 3m को हम रखेंगे 0 और वहाँ से निकालेंगे m की वैल्यूज़। तो फाई 3m को मैंने 0 रखा तो 1 माइनस 2m³ प्लस 2m माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। यहाँ मैं काम करता हूँ, इसको मैं 2m³, ठीक है, माइनस फिर माइनस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यानी कि घटते हुए क्रम में मैंने इसको लिख लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2m³ प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ी सी क्लीन दिखेगी इक्वेशन। अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो 3 घात का है इक्वेशन, तो एक रूट हम खुद से कैलकुलेट करेंगे कि क्या हो सकता है। तो मैं m इक्वल टू 1 रख के देखता हूँ कि क्या मुझे मिलता है। तो m इक्वल टू 1 रखा तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 कैंसिल आउट होके क्या बन गया 0, यानी कि एक वैल्यू क्या है m की 1 है। ठीक है, तो एक वैल्यू m की 1 है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करते हैं, फैक्टर। तो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, एक फैक्टर हो गया m माइनस 1। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये जो हमें बहुपद दे रखा है 2m³ प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1, इसमें m माइनस 1 का भाग लगाएंगे। तो भाग कैसे करेंगे, इस पद को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2m³ आ जाए। तो इसको हम 2m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा, 2m³ माइनस 2m स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, m स्क्वायर और m स्क्वायर हो गया 3m स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म लिख देते हैं। अब m माइनस 1 को किससे गुणा करें कि 3m स्क्वायर हो जाए 3m से। तो ये हो गया 3m स्क्वायर माइनस 3m, फिर से माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया m माइनस 1। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्या आ गया, फैक्टर 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको तो हटा देते हैं, ये रफ वर्क था हमारा, तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ से m की वैल्यू एक तो आ गई 1, और दूसरी के लिए हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 2a हो गया। ये फॉर्मूला लगा दिया, या चाहो तो आप इसका फैक्टर भी कर सकते हो। तो ये हो गया -3 प्लस माइनस 1, 9 माइनस 8 क्या होता है 1, और 1 का रूट होता है 1। तो m की वैल्यू हो गई 1, और m की वैल्यू यहाँ से एक बार मैंने लिया प्लस का साइन और एक बार मैंने लिया नेगेटिव साइन, माइनस का साइन। तो m की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से -3 प्लस 1 माइनस का 2, यानी कि माइनस का 1/2, माइनस का 4/4 यानी कि -1। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, m इक्वल टू -1 -1/2 और +1, ये 3 वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, तीनों की तीनों अलग अलग वैल्यू है, तो c की भी अलग अलग वैल्यू हमें मिलेगी। तो नाउ c का जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, माइनस का फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। ये सब हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। फाई 2m है m माइनस m स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूँ m माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाई 3 का डैश। फाई 3 का डैश ये है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ऑलराइट, तो ये इस प्रकार से है। अब मैं काम करता हूँ, ये m माइनस m स्क्वायर है, नीचे क्या आ जाएगा, या फिर ऊपर में ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m स्क्वायर माइनस m, और नीचे जो है उसको एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ। तो मैंने इसको इस प्रकार से लिखा 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, ताकि क्लीन रहे। तो ये c की वैल्यू आ गई। अब एक एक m के लिए हम निकाल लेंगे c की वैल्यू। तो m इक्वल टू 1 के लिए, तो m इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, c की वैल्यू, m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1
अपॉन 2 - 2 - 6 यानी कि 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई 0, सॉरी c की वैल्यू हो गई 0। अतः असिम्प्टोट का समीकरण क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्शी y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। सेम चीज़ करते हैं m इक्वल टू -1 के लिए, किसी के लिए भी पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो c की जगह रखेंगे m की जगह रखेंगे -1 इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं या फिर साइड में लिख के रखते हैं ताकि हम डायरेक्ट इसको देख पाएँ। m का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और माइनस रख रहे हैं तो ये 2 हो गया प्लस का, और स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हो गया 2/4 - 6। 4 - 6 यानी कि -2, यानी कि c की वैल्यू आ गई -1। अतः अनंत स्पर्शी हमें क्या मिल जाएगी, एक काम करते हैं, इसको इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, राइट हैंड साइड 0 करके लिखते हैं। तो ये हमारा x - y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी फॉर्म में सारी अनंत स्पर्शियाँ हमें ज्ञात करनी है। तो y इक्वल टू m क्या है -1 इंटू एक्स सी। तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो x + y + 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई दूसरी अनंत स्पर्शी, सेकेंड असमटोट आ गई। अब हम एक वैल्यू और बची है m इक्वल टू -1/2, उसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू -1/2 के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया 2 और -2, इसको तो मैं लिख लेता हूँ, ज़्यादा भी शॉर्टकट हमें नहीं चाहिए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका हो गया 3/4, ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 और ये माइनस हो जाएगा 6/4। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये हो गया 3/4, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 12 - 6/4, यानी कि ये हो गया 3/4/6/4, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपके पास 1/2। तो c इज इक्वल टू -1 के लिए जो वैल्यू है वो क्या हो गई 1/2। अतः असिम्प्टोट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अतः अनंत स्पर्शी का समीकरण, तो अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2y इक्वल टू -x + 1, तो ये हो जाएगा x + 2y - 1 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा असिम्प्टोट। तो ये तीनों असिम्प्टोट हमने निकाल लिए। अब इनका हम संयुक्त समीकरण लिख देंगे इस प्रकार, या फिर अतः करके लिखते हैं। देयरफॉर वक्र की अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। संयुक्त समीकरण कैसे लिखेंगे, क्योंकि तीनों जो साइड है वो 0 के बराबर है, तो हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, x - y, तो इस प्रकार से x - y। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, x + y + 1, x + y + 1, और तीसरी अभी ये ऊपर लिखी हुई है x + 2y - 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्शी का संयुक्त समीकरण। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को हम वक्र की इक्वेशन में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो पहले तो फर्स्ट 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² + xy + x माइनस xy - y² - y, और इस फैक्टर को एज इट इज़ रखते हैं। तो xy से xy कैंसिल हो गया, ये मिलेगा x² - y² + x - y, x + 2y - 1। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x² को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x³ + 2x² y - x², फिर करेंगे -y² से मल्टीप्लाई, तो -xy² - 2y³ + y², फिर x से मल्टीप्लाई कर दें और फिर -y से। तो ये हमारे पास अनंत स्पर्शियों का क्या आ गया, संयुक्त समीकरण। इसको हम एक एक करके लिख लेते हैं। तो टर्म्स देखते हैं, x² y की टर्म कहीं पे आ रही है क्या, तो x² y की टर्म नहीं आ रही है, तो 2x² y। x² की टर्म, ये x² और x² कैंसिल हो जाएगा, तो x² की कोई टर्म नहीं आएगी। xy²,
तो एक्स वाई स्क्वायर का भी और कोई टर्म नहीं है तो इसको लिख देंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर। 2y³ भी नहीं है तो माइनस 2y³। वाई स्क्वायर की टर्म ये है और ये -2y², तो बचेगा क्या, -y²। एक्स स्क्वायर हो गया 2xy और ये -xy, तो +xy और -x + y = 0। इसको इक्वेशन दे देते हैं आई थिंक 3। 2 पहले तक आ रखा है तो हम इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु। तो समीकरण 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। तो जो भी टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, वक्र का समीकरण। कॉपी कर लेते हैं इसको और ये नीचे यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखो इसमें क्या क्या टर्म आ रही है वो हम ले लेते हैं। तो x³ आ रहा है, x³ से x³ कैंसिल हो गया, -2y³ से 2y³ कैंसिल हो गया, 2x² कैंसिल हो गया, -xy, ठीक है, ये xy² है, ठीक है। तो -xy² भी कैंसिल हो गया, xy भी कैंसिल हो गया, -y² भी कैंसिल हो गया। तो ये जो टर्म है इनको सेम टू सेम टर्म आ रही है तो ये घट जाएगी और क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, ये बचेगा 1, या फिर ऊपर वाली इक्वेशन ले लेते हैं -x + y और यहाँ से -1, या तो 1 माइनस कर दो या इस प्रकार से कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन से, तो ये आ गया -x - y + 1 और ये आपका क्या हो गया, अभिष्ट सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। जो कि, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, अतः दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ जो है वक्र को कितने बिंदुओं पर काटती है, n × n-2। तो n-2, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 × 1 यानी कि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तथा निम्न सरल रेखा पर स्थित है। कौन सी सरल रेखा है, ये जो अभी हमने निकाली है, x - y + 1 = 0, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द फॉलोइंग कर्व, यानी कि निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए। तो हमें वक्र दे रखा है r² = a² cos 2θ, इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमें वक्र दे रखा है, दिया गया वक्र ये है r² = a² cos 2θ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। अब ये जो r² में जो फंक्शन दे रखा है उसको हम मान लेते हैं f θ। तो f θ कितना हो गया, a² cos 2θ, ओके। तो अब वक्र को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स फॉलो करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका सिमेट्री, ठीक है, सममिति। तो सिमेट्री में हम देखते हैं कि ये प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है या फिर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एफ में थीटा की जगह -θ पुट करते हैं। तो ये हो गया a² cos -2θ, और कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा cos 2θ। यानी कि हमारे पास f - θ जो है वो बराबर हो गया f θ के। अतः जो दिया गया वक्र है, वक्र नंबर 1, वो आरंभिक रेखा यानी कि जो इनिशियल लाइन है आरंभिक रेखा के परित क्या है, सिमेट्रिक है, सममित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट की क्या वक्र ध्रुव से होकर गुजरता है या नहीं गुजरता है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं, पोल के बारे में। तो हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि वो पोल से होकर गुजरता है, तो उसके लिए एफ ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 0 यानी कि a² cos 2θ इक्वल टू 0, यानी कि कोस का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोस का मान 0 कब होगा, कोस का मान 0 होता है जब आपका π/2 हो या फिर 3π/2 हो। तो थीटा की जो दो वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक π/4 और एक
3π/4। तो ये 2 पॉइंट हो गए जहाँ पर f क्या हो गया, 0 हो गया। अतः जो वक्र हमने दे रखा है वो ध्रुव से होकर गुजरता है, इट पासेस थ्रू द पोल, तथा इस पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, ये जो थीटा की वैल्यू दे रखी है ये क्या होगी, स्पर्श रेखाएं होंगी, तथा इस पर स्पर्श रेखाएं थीटा इज इक्वल टू π/4 तथा थीटा इज इक्वल टू 3π/4 है। ये हमने क्या देख लिया, पोल देख लिया कि वक्र जो है वो पोल यानी कि ध्रुव से होकर गुजरता है। थर्ड पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट। तो अनंत स्पर्शियां देखते हैं इस वक्र की। तो अनंत स्पर्शियां नहीं है क्योंकि आर का मान इन्फिनिटी नहीं होता है। तो चूंकि आर का मान जो है थीटा के किसी मान के लिए, थीटा के किसी मान के लिए अनंत की ओर अग्रसर नहीं होता है, अनंत की ओर अप्रोच नहीं करता है, और नहीं करता इसका मतलब अतः वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, वक्र की कोई असिम्पटोट अनंत स्पर्शियां नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में हम रीजन देख लेते हैं कि किस भाग के लिए, थीटा के किस मान के लिए वक्र एग्जिस्ट करता है। तो रीजन के लिए हमारे पास जो r² है उसका मान क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यदि आपका r² नेगेटिव है तो वक्र एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि a² cos 2 थीटा जो है नेगेटिव है, यानी कि cos 2 थीटा जो है वो नेगेटिव है। अब cos 2 थीटा किस वैल्यू के लिए नेगेटिव रहेगा, तो अगर हम cos की बात करें तो cos आपका क्या होता है, इस प्रकार का वक्र बनता है आपका cos, यहाँ पर π/2 और ये 3π/2। तो π/2 से लेके 3π/2 के बीच में cos क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो 2 थीटा की वैल्यू जब π/2 से 3π/2 होगी तब आपका वक्र जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, तो वक्र एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो π/4 से 3π/4 में r² की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और सिमेट्री से हम ये देख सकते हैं तथा, तो यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः वक्र थीटा या फिर π/4 लेस देन थीटा लेस देन 3π/4 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार नेगेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि माइनस थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार -π/4 से -3π/4 के लिए वक्र एग्जिस्ट नहीं करेगा, वक्र विद्यमान नहीं है। तो थीटा के किस मान के लिए है, अतः वक्र के लिए जो थीटा है वो होना चाहिए आपका 0 से लेके π/4 इंक्लूडिंग, तथा 3π/4 से लेके आपका क्या हो जाएगा 2π/2 यानी कि पाई, इसके लिए आपका जो वक्र है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं 5th नंबर पर कि किन किन पॉइंट पर वैल्यू क्या क्या रहेगी। तो हम 5th नंबर पर लिखते हैं वक्र पर बिंदु। तो वक्र पर बिंदु के लिए हम एक टेबल बना देते हैं थीटा और आर के लिए। तो ये मैं इस प्रकार से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू, जब थीटा 0 होगा यहाँ पर वक्र का समीकरण मैं लिख लेता हूँ r² = a cos 2 थीटा। तो थीटा = 0 पर cos 0 1 हो गया, r² की वैल्यू हो गई a। ठीक है, तो a² है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। इसके बाद में 0 से π/4 के बीच में है तो एक पॉइंट में π/8 ले लेता हूँ। तो π/8 पर को 2 थीटा कितना हो जाएगा, π/4। तो ये हो जाएगा आपका a/2⁴ कैसे, r² हो जाएगा a² √2 और r की वैल्यू रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर, पहले 1/2 था अब हो जाएगा 1/4। इस प्रकार से हम पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। π/4 की बात करें तो
π/4 पर π/4 इंटू 2θ कितना हो जाएगा π/2, और ये कितना हो जाएगा 0। बाकी के लिए वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर वापस से अगर हम 3π/4 की बात करें तो 0। फिर अगर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट 7π/4, तो r² r की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। और फिर अगर मैं बात करूँ पाई की, तो cos 2π क्या हो जाता है वापस से 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी a। तो इस प्रकार से हमें एक लूप मिलता है। तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि इसमें लूप कौन सा बनता है। लूप इसलिए क्योंकि यहाँ पर cos के अंदर 2θ है, जब भी n θ हो, जबकि n की वैल्यू 2 3 4 यानी कि 2θ 3θ 4θ, तब उस वक्र में क्या बनते हैं, लूप बनते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, चूंकि वक्र के समीकरण में cos 2θ का पद विद्यमान है, अतः वक्र में दो लूप विद्यमान होंगे या दो लूप एग्जिस्ट करेंगे, विद्यमान होंगे। ठीक है, और ये लूप कौन से होंगे, यहाँ से हमें क्लियर पता है, एक होगा -π/4 से +π/4। ठीक है, ये लूप थीटा इज इक्वल टू -π/4 से थीटा इज इक्वल टू +π/4, तथा थीटा इज इक्वल टू -3π/4 से थीटा इज इक्वल टू +3π/4 होंगे। अभी जो हमने क्षेत्र निकाला था, ये क्षेत्र आ रहा था π/4 से 3π/4 और -π/4 से -3π/4। और लूप कहाँ से बनेगा, लूप बनता है जहाँ पर वापस से आके वैल्यू क्या हो जाए, वापस से सेम वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है, तो π/4 पर वैल्यू कितनी है, 0। इसी प्रकार से -π/4 पर वापस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपके क्या हो गए, लूप होंगे। अब हम वक्र को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वक्र की निम्न आकृति प्राप्त होती है, निम्न आकृति प्राप्त होती है। तो वक्र ड्रॉ कर लेते हैं, पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ। तो ये आपका इनिशियल लाइन हो गई थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू π/2 लिख देते हैं, जो कि आपका वाई एक्स की तरह काम करेगा। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं इधर लेके आ जाता हूँ। अब ये आपका थीटा इज इक्वल टू π/2 हो गया, ये थीटा इक्वल टू 0, ये आपका ध्रुव हो गया। अब वक्र जो है उस आरंभिक रेखा के सापेक्ष क्या है, सममित है। तो हम ऐसे बनाएंगे कि थीटा इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, थीटा इक्वल टू 0 पर वैल्यू स्टार्ट होती है ए से। तो ये जो वक्र है यहाँ से ए से स्टार्ट होगा और फिर थीटा इक्वल टू π/4 पर वापस वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये वैल्यू ऐसे करके यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कर्वेचर लेंगे, ये आपका जो लाइन है वो आपकी हो जाएगी थीटा इक्वल टू π/4। अब वक्र आपका आरंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है, तो जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही क्या बनेगा नीचे। और हमें पता है कि क्या बना रहा है, लूप बना रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या बन जाएंगे, दो लूप बन जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, वक्र बन जाएगा। यहाँ थीटा इक्वल टू π/4 लाइन होगी और ये लाइन आपकी होगी थीटा इक्वल टू -π/4। तो वक्र जो है -π/4 से लेके ये आपका π/4 तक क्या बनाएगा, लूप बनाएगा। क्लियर है, थीटा इक्वल टू -π/4 ही थीटा इक्वल टू 3π/4 होता है। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो, r² इक्वल टू a² cos 2θ को ड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका यूनिट नंबर 4 से है, क्वेश्चन नंबर 9। इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल z dx dy dz ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बिटवीन द कॉन एंड द स्फीयर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ xy प्लेन। यानी कि xy तल के धनात्मक दिशा पर ये जो शंकु है और गोले, इनके बीच का जो आयतन है उस पर ये समाकल हमें मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को किस प्रकार से हम करेंगे। तो आपको ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है, तो दिया गया समाकलन आयतन जो है, जो आपका गोले का समीकरण दे रखा है, गोले
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए से ऊपर की ओर तथा जो कोण है शंकु, कौन सा शंकु है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर से नीचे की ओर से घिरा हुआ है, नीचे की ओर से परिबद्ध है या घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो वैसे तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, एक बार देखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ये आपका शंकु है और ऊपर से ये जो राउंड जो इसका शेप है वो इस सर स्पेयर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड करेंगे। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो चलो देखते हैं। तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो z जो है कहाँ से कहाँ होगा, z होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से का रूट, क्योंकि पॉजिटिव है x और y तो z भी क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है कि z की लिमिट। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो पहले इन दोनों का प्रतिच्छेदन कर्व निकालते हैं। तो गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर के प्रतिच्छेदन वक्र का समीकरण, प्रतिच्छेदन वक्र का समीकरण। तो हम क्या करेंगे, एक मान जेड स्क्वायर का इस गोले के समीकरण में रख देंगे, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये डबल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन कर्व हो गया, जो कि वृत्त का क्या है, समीकरण है, जिसकी त्रिज्या रेडियस क्या है 1/√2 तथा केंद्र कितना है 0,0 है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम y की लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो अतः यहाँ से y की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यहाँ नेगेटिव साइड हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। और x की लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x की लिमिट के लिए हम इस सर्कल का x अक्ष पे प्रोजेक्शन देखेंगे। तो वृत्त का x अक्ष पर प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन, तो एक एक डायमेंशन हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं। प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, एक्स एक्स पर y की वैल्यू 0 आती है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अतः x की लिमिट क्या हो जाएगी, -1/√2 से +1/√2। ये हमारी लिमिट हो गई। तो इस प्रकार हमने जो हमारा रीजन था, तो दिया गया समाकल क्षेत्र या फिर आयतन v z की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तो होगी, ये हमने निकाल लिया। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से लेके √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक्स वाई की धनात्मक दिशा यानी कि z हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन ली है। y की जो वैल्यू है वो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर तक है, और x की लिमिट -1/√2 से +1/√2 तक है। अब हम समाकल जो हमें दे रखा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नाउ ट्रिपल इंटीग्रल v z dx dy dz, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ट्रिपल इंटीग्रल लिमिट पुट कर लेते हैं सबकी। तो पहले z की लिमिट √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ये लिमिट 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइड से 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइड, और ये -1/√2 से +1/√2, ये z dx dy dz। तो पहले समाकलन करेंगे z के सापेक्ष। तो ये लिमिट होगी -1/2 से +1/√2, ये -√1 माइनस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर से √1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस की डायरेक्शन में, और z का समाकलन हो गया z स्क्वायर -2, और लिमिट हो गई √x स्क्वायर वाई स्क्वायर से √1 माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। 1/2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, और यह आ गया 1/2, 1/√2। और दूसरा समाकल भी एज इट इज़ हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले लिमिट रखेंगे z की, तो स्क्वायर करते ही हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स डी वाई। तो अब हमारा ट्रिपल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। तो देखते हैं इसको, -1/√2 से 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर से √1/2 एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स डी वाई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं इजीली। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तब हम हमारा जो समाकलन का क्षेत्र है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन या परिवर्तित करने पर तो क्या होगा, ये 1/2 हो गया, यहाँ थीटा की लिमिट, यहाँ आर की लिमिट, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर, और ये डी एक्स डी वाई की जगह हो जाएगा आर डी थीटा डी आर। अब आर की लिमिट क्या होगी, अब आर की लिमिट जो है ये आपका एक वृत्त दे रखा है सर्कल, जिसका त्रिज्या कितनी है 1/√2। ठीक है, तो आर की थीटा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 2 पाई हो जाएगी, और आर की वैल्यू रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी 0 से लेके 1/√2। बस ये इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। 1/2 इंटीग्रल 0 से 2 पाई इंटीग्रल 0 से 1/√2, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया r माइनस 2r³ डी थीटा डी आर। अब हम r के सापेक्ष करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 0 से 2 पाई r के सापेक्ष समाकलन किया तो r²/2 माइनस 2r⁴ 4/4 लिमिट 0 से 1/√2, और ये डी थीटा। तो 1/2 0 से 2 पाई r का मान रखेंगे तो 1/2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, और 1/√2 कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये 1/2, ये 1/4 माइनस 1/8, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा का थीटा, और यानी कि 2 पाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बचा केवल, और 1/4 माइनस 1/8 हो गया आपका π/8। तो जो आपका इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हो जाएगी π/8। अतः इंटीग्रल जो ट्रिपल इंटीग्रल हमें दे रखा था z डी एक्स डी वाई डी जेड, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी π/8। क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व दिस। ये आपको एक वक्र का समीकरण दे रखा है, इसके एक लूप का जो एक्स अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण होता है उससे बने ठोस का वॉल्यूम ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो जो हमें वक्र दे रखा है उसको बारे में लिख लेते हैं। दिए गए वक्र का समीकरण, दिए गए वक्र का इक्वेशन जो है ये दे रखा है y² a + x = x² a - x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें लूप ज्ञात करना है, इसका लूप जो है कब बनेगा, तो पहले मैं यहाँ से y² कैलकुलेट करता हूँ, जो कि होगा x² a - x अपॉन a + x। ठीक है, अब ये 0 कब होगा, तो वक्र के लूप के लिए y² जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि हमारे पास कंडीशन आ गई x² a - x = 0। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ गए, x = 0 तथा x = a। तो वक्र का लूप x = 0 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, x = a में। तो अतः वक्र का लूप 0 से लेके x के में स्थित है। अब लूप स्थित है, अब हम इस लूप को रिवोल्यूट कराते हैं और हम आयतन निकालते हैं। तो इस प्रकार, या फिर अब वक्र के लूप के
एक्स अक्ष के परित परिक्रमण से जनित ठोस का आयतन। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और एक्स की लिमिट क्या होगी 0 से लेके ए। बस ये आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो 0 से लेके ए, पाई को मैं कांस्टेंट कॉमन ले लेता हूँ। वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल चुका हूँ पहले से, तो इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हो गया इंटू डी एक्स। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे इसका, तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो मान लेते हैं ए प्लस एक्स को टी मान लेते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी टी माइनस ए, और डी एक्स जो है बराबर हो जाएगा डी टी की। लिमिट भी देख लेते हैं साथ के साथ। जब आपका एक्स जीरो होता है तो टी कितना होगा, ए होगा, और जब एक्स आपका ए होता है तो टी किसके बराबर होगा, ए प्लस ए यानी कि 2a। अतः आयतन को मैं v से लिख रहा हूँ, वॉल्यूम को। तो v कितना हो जाएगा, पाई इंटीग्रेशन a से लेके 2a। x की जगह क्या लिख दूंगा, t माइनस ए, तो t माइनस ए का स्क्वायर, और a माइनस एक्स की जगह t माइनस ए, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा a प्लस एक्स की जगह t रख देंगे, और dx आपका dt हो जाएगा। अब ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा आपका। तो पाई इंटीग्रेशन 0 a to 2a टी माइनस ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस ए 2a माइनस टी, डिवाइडेड बाई टी डी टी। अब पहले ऊपर जो लिखा हुआ है उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस ए स्क्वायर, और ये 2a माइनस टी, डिवाइडेड बाई टी। अब इसका प्रसार करते हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 2a t प्लस ए स्क्वायर, और ये आपका 2a माइनस टी डिवाइडेड बाई टी डी टी। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a t स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर टी प्लस 2a क्यूब, फिर माइनस टी से करेंगे तो माइनस टी क्यूब प्लस 2a t स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी, और डिवाइडेड बाई टी डी टी। अब देख लेते हैं कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही है या ऐड हो रही है तो 2a t स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पर कितना है 2a t स्क्वायर, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा 4a t स्क्वायर। ये माइनस 4a स्क्वायर टी है, और ये माइनस ए स्क्वायर टी है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5a स्क्वायर टी। बाकी का एज इट इज़ रखेंगे, डिवाइडेड बाई टी और डी टी। अब हर एक टर्म को टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4a t माइनस 5a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब अपॉन टी माइनस टी स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये पाई इंटीग्रेशन करेंगे तो 4a t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 5a स्क्वायर टी, पहले टी स्क्वायर का कर लेते हैं टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2a क्यूब और 1 अपॉन टी का लॉग टी। लिमिट रख देते हैं a से 2a। तो पाई ये 4a स्क्वायर अपॉन 4a अपॉन 2 हो गया 2a। तो पहले हम टी स्क्वायर में लिमिट रखते हैं। तो टी स्क्वायर में लिमिट ए 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें लिमिट रखते हैं 2a माइनस ए माइनस 1/3 ए क्यूब में रखते हैं। तो 2a का क्यूब कितना हो जाएगा 8a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 2a क्यूब, और लॉग में लिमिट रखेंगे तो log 2a माइनस log a। हर एक टर्म में मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये कितना होगा 2a, और 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर इंटू ए माइनस 1/3, ये हो गया 7a क्यूब प्लस 2a क्यूब लॉग, और लॉग में डिवाइड कर रूल हम अप्लाई करेंगे। लॉग m माइनस एन जो है वो बराबर होता है लॉग m अपॉन एन के। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 6a क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 7/3a क्यूब प्लस 2a क्यूब लॉग a। ठीक है, तो a क्यूब को मैं कॉमन ले लेता हूँ, या फिर पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये a क्यूब माइनस
7/3 a³ प्लस 2 a³ log 2 बचेगा, ए से ए कैंसिल हो गया तो यहाँ से। अब a³ वाला टर्म, a³ को मैं बाहर ले लेता हूँ तो पाई a³ 1 माइनस 7/3, तो 1 माइनस 7/3 a³ तो हटा दिया ना हमने, प्लस 2 log 2, तो ये हो गया पाई a³ 2 log 2 माइनस 1 माइनस 7/3 होता है 4/3। ठीक है, तो इस 2 को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2 पाई a³ log 2 माइनस 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो बस यही हमें फाइंड आउट करना था, तो बस ये लिख लेते हैं जो कि अभिष्ट आयतन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो NEP 2024-25 का पेपर था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो टिल डेट अब इसके बाद में कोई पेपर नहीं है, तो नेक्स्ट जो पेपर आपका होगा 2026 का वो हम डिस्कस करेंगे, जब भी पेपर अवेलेबल होगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने NEP जो प्रीवियस है 2023-24 और एनुअल स्कीम 2022 और 2023, टोटल हमने 4 पेपर अब तक कवर कर चुके हैं। तो इन्हीं 4 पेपर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके रिपीट होने के चांसेस है इस बार, तो आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।